नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पे। आज हम लोग इस लेक्चर के अंतर्गत बात करने वाले हैं, देखने वाले हैं मगध राज्य का उत्कर्ष और जो इसके यहाँ पे शासक थे अलग अलग से, जैसे कि मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी उससे रिलेटेड और बिंदुसार और अशोक से रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मगध राज का उत्कर्ष, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियोज में पढ़ चुके हैं, पूरे ये जो थे पारसी धर्म और जैन धर्म बौद्ध धर्म से रिलेटेड पूरी जानकारी। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे मगध राज्य जो हमारा जैसे महाजनपद था टोटल, जो मगध महाजनपद था उसके अंतर्गत जो अलग अलग राजाओं ने किस प्रकार से शासन किया, किस क्रम में शासन किया, उसके बारे में हम लोग इसमें डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ था। ठीक है, इसकी राजधानी गिरिब्रज यानी कि राजगृह थी। ठीक है, राजसंग बृहद्रथ का पुत्र था, ये लिखा हुआ है। तो आपको इसमें से जो ध्यान रखने वाली चीज है कि मगध के सबसे प्राचीन वंश की संस्थापक बृहद्रथ थे, यानी कि मगध वंश का संस्थापक कौन था? बृहद्रथ। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मगध वंश का संस्थापक बृहद्रथ था। ठीक है, देखिए ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। मगध राज्य का संस्थापक कौन था? तो बृहद्रथ था। और इसकी जो स्थापना का मतलब इसकी राजधानी क्या थी? गिरिब्रज। या तो गिरिब्रज याद रख लीजिए या तो राजगृह याद रखिए, दोनों को याद रखिए आप इसको, ठीक ना। मगध का संस्थापक बृहद्रथ था और इसकी राजधानी तो जो थी राजगृह थी। ठीक है, और आगे देखिए हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व बौद्ध, ये जो जानकारी है कि 544 ईसा पूर्व बैठा था, ये कहाँ से लिया गया है? बौद्ध धर्म ग्रंथों के अनुसार ये जो ये डिटेल है कि 544 ईसा पूर्व में हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार जो है मगध की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। तो आपको इसमें से जो पॉइंट मेन याद रखनी है, ये आपको ध्यान रखना है कि मगध जो आपका राज्य था उस पे हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार ने स्थापना करी थी। किसकी? मगध राजवंश की। ठीक है, ये हर्यक वंश का शासक था और इसने स्थापना करी किसकी? मगध राजवंश में। मगध की गद्दी पर बैठा मतलब फर्स्ट टाइम पे। तो ये आपको ध्यान रखना है। कब बैठा था? 544 ईसा पूर्व में। ये 2019 स्टेनोग्राफर में क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि जो बिंबिसार था ये बौद्ध धर्म का अनुयायी थे, यानी कि बौद्ध धर्म को फॉलो करता था। चलिए आगे देखते हैं। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया, यानी कि बिंबिसार ने बृहद्रथ जो था उसको हराकर अंग राज्य जो था, अंग महाजनपद जो था, उस राज्य को मगध में मिला लिया था। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बना लिया। ठीक है, बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राज्य वैद्य जीवक को भेजा, यानी कि जो महात्मा बुद्ध थे, चूंकि बिंबिसार जो था बौद्ध धर्म का अनुयायी था, तो उसी के शासनकाल में बौद्ध अभिनय ये जो थे बौद्ध महात्मा बुद्ध भी थे, तो उनकी सेवा के लिए अपना जो राज्य वैद्य था उनका बिंबिसार का, जिसका नाम क्या था? जीवक, उसको उन्होंने भेजा था उनकी सेवा के लिए, यानी कि वो बीमार वगैरह हो गए थे तो उनको देखने के लिए जीवक को भेजा था। किसने? बिंबिसार ने। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखिए। चलिए आगे देखते हैं। अवंती के राजा प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित थे उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चेल्लना से तथा मध्य देश यानी कि आधुनिक जो पंजाब है अभी का, वर्तमान का पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से शादी करी। कहने का मतलब ये था जो ये बिंबिसार था शासक, इसने वैवाहिक संबंध यानी कि अलग अलग लोगों से शादी करके सबको अपना फैमिली मेम्बर बना के, या फिर इस तरह से समझ सकते हैं अपना रिलेटिव बना के अपना जो साम्राज्य का विस्तार करता था इस तरह से। जिसमें से ये चेटक की पुत्री जो थी, वैशाली की चेटक की पुत्री चिल्लना जो थी, इससे विवाह किया। और पंजाब के आधुनिक जो अभी का पंजाब है वहाँ की राजकुमारी थी क्षेमा, इससे 2 लोगों से इन्होंने शादी करी थी। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। बिंबिसार की हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। वह
493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। यानी कि बिंबिसार की हत्या किसने करी थी? तो उसके ही पुत्र अजातशत्रु, जिसका नाम था अजातशत्रु, तो इसने हत्या कर दी थी किसकी? बिंबिसार की, 493 ईसा पूर्व में। और मगध की गद्दी पर ये खुद बैठा, कौन? अजातशत्रु। ठीक है। अजातशत्रु का दूसरा नाम कुणिक था। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। कौन? ये जो आपका अजातशत्रु है। और लेकिन उसके पिता कौन थे? बिंबिसार, जो कि बिंबिसार कौन से थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है। अजातशत्रु 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम वर्षकार यानी वरस्कार इस तरह से भी लिखा जाता है। इस के सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदायन मगध की गद्दी पर बैठा। यानी कि जो ये उदायन है, इसने किसकी हत्या कर दी? अजातशत्रु की हत्या कर दी। ठीक है। अजातशत्रु का पुत्र था उदायन, तो इसने अजातशत्रु को मार के फिर उदायन राजगद्दी पर बैठा। कब? 461 ईसा पूर्व में। ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैंने यहाँ पे रेड में करके रखा है उनको ज़्यादा डेफिनेटली याद रखना है, बस इसको आप सुनते जाइए। ठीक है। उदायन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की। वह जैन धर्म का अनुयायी था। यानी कि उदायन जो था ये भी जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? उदायन का पुत्र नागदशक था। ठीक है। तो जो हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन? नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। ठीक है। नागदशक को उसके आमत्य शिशुनाग ने, उसके मतलब जो अधीन लोग काम करते हैं उन्हीं में से एक शिशुनाग जिसका नाम था, ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके, मतलब उसके पद से हटाकर मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना करी। यानी कि जो अंतिम शासक ये हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। तो बिंबिसार के बाद उनके पोते लोग जो थे, इन लोगों ने मर्डर वगैरह करके मर के, जो बाद में लास्ट में जो शासक बचा वो नागदशक बचा। ठीक है। तो नागदशक को किसने हराया, या कि मतलब वहाँ से पद से उसको हटा दिया? शिशुनाग ने। ठीक है। नागदशक को शिशुनाग ने हटाकर शिशुनाग वंश की स्थापना करी। कहाँ पे? मगध पर। ठीक है। तो ये बात हो गई। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटा करके वैशाली स्थापित की। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है कि शिशुनाग जो आया था, इसने पाटलिपुत्र से राजधानी को हटाकर वैशाली में स्थापित की। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन हुआ? कालाशोक। कालाशोक उसका नाम है। उसका जो उत्तराधिकारी हुआ शिशुनाग का, उसने राजधानी को पुनः पाटलिपुत्र ले गया, यानी वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र ले गया। पाटलिपुत्र मतलब अब का पटना, बिहार के अंदर जो पटना है। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? नंदीवर्धन। तो ये भी ध्यान रखना है, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। और नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। ये नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। और नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। यह सिकंदर का समकालीन था। कौन? घनानंद। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर नए वंश यानी कि मौर्य वंश की स्थापना करी। समझ में आई बात आपको? नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद। और अंतिम शासक नंद वंश का कौन हुआ? ये घनानंद हुआ। हम लोग नंद वंश के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे आगे, अभी बस इतना ध्यान रखना है आपको। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश यानी मौर्य वंश की स्थापना करी। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना करी। और घनानंद को उन्होंने चाणक्य की मदद से यहाँ पे हरा दिया था। ठीक है। तो ये था आपका बिंबिसार, मतलब हर्यक वंश से रिलेटेड थोड़ी बहुत जानकारी थी। मगध राज्य का किस प्रकार से स्थापना हुई, इस तरह की थोड़ी बहुत जानकारी थी। ठीक है। तो जो पॉइंट आपको मैंने बता रखे हैं इसको ध्यान रखना है। और चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए मौर्य वंश की स्थापना होती है। मौर्य वंश की स्थापना हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कुछ समय पहले, बट उसके पहले ये देख लेते हैं सिकंदर के बारे में थोड़ी सी डिटेल। ठीक है। सिकंदर कौन था? तो सिकंदर का जन्म जो है 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। फिलिप जो था ये 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। इसकी हत्या जो है 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। सिकंदर जो है अरस्तु का शिष्य था। अरस्तु जिसके बारे में आप बहुत पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, तो ये अरस्तु का शिष्य था सिकंदर। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान जो है 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। यहाँ पे नोट करने वाली पॉइंट सिर्फ ये है, सिकंदर ने भारत विजय का अभियान कब शुरू किया था? तो ये आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी के अंतर्गत, तो इसको ध्यान रखना है कि सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में आरंभ किया। सिकंदर के सेनापति का नाम सेल्यूकस निकटर था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा। ठीक है। ये पोरस जो राजा थे पंजाब के उस समय के,
तो वहाँ उनके साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पिज के युद्ध का नाम यानी कि झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि जो सिकंदर ने युद्ध किया था ये राजा पोरस के साथ, पंजाब के राजा पोरस थे उसके साथ युद्ध किया था, जिसका नाम हाइडेस्पिस युद्ध या फिर झेलम का युद्ध कहा जाता है जिसको। ठीक है, सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि सिकंदर जो था बहुत दूर से आया हुआ था, तो उसकी सेना थक गई थी लड़ते लड़ते, तो ये उन्होंने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। तो सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत लौट गया। 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था भारत विजय का अभियान, और 325 ईसा पूर्व में भारत लौट गया, भारत से लौट गया वापस जहाँ से आया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये मकदुनिया वापस लौट गया अपना 325 ईसा पूर्व में। सिकंदर की मृत्यु कब हुई? तो 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। ठीक है, तो इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी सिकंदर की? बेबीलोन में। सिकंदर का जल सेनापति कौन था? निर्याकस। और सिकंदर का जो सेनापति था थल सेना वाला वो सेल्यूकस निकेटर था, और सिकंदर का जल सेनापति का नाम क्या था? निर्याकस। ये आपको ध्यान रखना है। सिकंदर के प्रिय घोड़ा बऊ केफला था, यानी कि सिकंदर के घोड़ा का नाम क्या था? बऊ केफला। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि बऊ केफला जो था सिकंदर के घोड़े का नाम था। इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर बऊ केफला नामक नगर बसाया। तो जो सिकंदर था जो यहाँ पे राजा पोरस के साथ लड़ाई करा था, तो इसको जो जीत गया था, तो वहाँ उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे उसने बऊ केफला के नाम से नगर बसाया था। ठीक है, ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं अब मौर्य वंश के बारे में। जो मगध पे मौर्य वंश की स्थापना किसने करी थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, चाणक्य के सहयोग से। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्टस कहा है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। विशाख दत्त कृत यानी विशाख दत्त एक लेखक हैं जिनकी पुस्तक है मुद्रा राक्षस। इसके अंतर्गत चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि विशाख दत्त की पुस्तक का नाम क्या है? मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। घनानंद को हराने में चाणक्य यानी कौटिल्य या विष्णुगुप्त, तीनों इनका नाम है, इसको ध्यान रखना है, ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। ठीक है, इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है, आपको पता है, पहले पढ़ा चुका हूँ आपको, जिसका संबंध राजनीति शास्त्र से है। ठीक है, तो ये पॉइंट था। आगे देखिए, चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त कौन से धर्म को मानता था? जैन धर्म को मानता था। ठीक है, चंद्रगुप्त ने अपनी अंतिम समय कर्नाटक के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर बिताया था, यानी मृत्यु के समय कर्नाटक में चला गया था चंद्रगुप्त मौर्य, श्रवण बेलगोला नामक स्थान पे। ठीक है, चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर कौन था? ये सेल्यूकस निकेटर यही था आपका सिकंदर का सेनापति। तो इसको हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में। ठीक है, देखिए आगे का पॉइंट देखिए। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री, जो सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री थी कार्नेलिया, इसकी जो शादी है चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी। ठीक है, और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत यानी काबुल, कंधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त को दे दिए थे। किसने? सेल्यूकस निकेटर ने। और अपनी पुत्री कर्नेलिया का शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा भी ली थी। चूंकि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था, तो इसने जो भद्रबाहु थे उनसे ये शिक्षा लिया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये जो सेल्यूकस निकेटर था, इसका जो राजदूत था ये था, इसका नाम क्या था? मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मैं आपको जो विदेशी प्राचीन इतिहास के जो स्रोत हैं उसमें भी आपको बता चुका हूँ कि जो मेगास्थनीज आया था इसने पुस्तक इंडिका लिखी थी। ठीक है, तो ये मौर्य युगीन साम्राज्य से संबंधित है इनकी पुस्तक इंडिका। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें से सिर्फ आपको इतनी पॉइंट ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, और इसने पुस्तक लिखी थी इंडिका। ठीक है, आगे देखिए। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन
एप्पियानस ने किया है। ये एप्पियानस कोई राइटर था जिसने ये चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच जो युद्ध हुआ था, जिसमें सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, उसके बारे में डिटेल इन्होंने लिखा है। तो ये पॉइंट है। चलिए आगे देखते हैं। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में उपवास के दौरान हो गई। ठीक है, देखिए अब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आते हैं बिंदुसार। तो ये बिंदुसार के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी जो है बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। अमित्रघात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। अमित्रघात का अर्थ है शत्रु विनाशक। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आया, 298 ईसा पूर्व पर मगध की राजगद्दी पर बैठा। और बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार यानी कि वारिसार कहा गया है। स्ट्रेबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा था। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। यानी कि आपको यहाँ पे पॉइंट ध्यान ये रखना है कि जो बिंदुसार था, बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत रहता था। जैसे कि यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन था? मेगास्थनीज। उसी प्रकार से बिंदुसार के शासनकाल में डायमेकस रहता था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए विद्रोहों का वर्णन है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में जो विद्रोह हुए थे उनका वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और उसके बाद में अशोक को भेजा था। ये आपको पॉइंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है। जो तक्षशिला है उस समय पे वहाँ पे विद्रोह हुए थे, तो जिसको दबाने के लिए, विद्रोह को शांत करने के लिए पहले उसने सुसीम को भेजा, बट में वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं पाई, तो उसके बाद उसने अशोक को भेजा था। ये आपको ध्यान रखना है कि अशोक जो है बिंदुसार के दरबार में ही रहता था। ठीक है, तो एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। किसने प्रार्थना की थी? बिंदुसार ने। ये कौन, किसने लिखा है? ये एथनियस ने लिखा है। एथनियस के अनुसार, मतलब एथनियस एक राइटर है जिन्होंने लिखा है कि बिंदुसार ने सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। तो यहाँ पे देखिए, अब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार बना। बिंदुसार के बाद अब कौन बनेगा? अशोक। ये अशोक शासक बनेगा। तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ? अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। अवंती मतलब उज्जैन है, वर्तमान का उज्जैन, मध्य प्रदेश के अंतर्गत। तो ये आपको ध्यान रखना है कि राजगद्दी पर बैठने से पहले अशोक अवंती का राज्यपाल था। मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। ये किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मास्की और गुर्जरा अभिलेख के अंतर्गत जो अशोक के अभिलेख हैं, इनके अंतर्गत अशोक का नाम अशोक लिखा हुआ मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार किया। ठीक है, प्लिनी का कथन है कि निम्न मिस्र का राजा फिलाडेल्फस यानी कि टालमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र को डायोनिसियस नामक राजदूत भेजा था अशोक के दरबार में। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली पॉइंट ये होता है कि अशोक के दरबार में कौन रहता था। जैसे कि मान लीजिए मेगास्थनीज रहता था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, उसी प्रकार से अशोक के दरबार में डायोनिसियस रहता था। उप उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। तो अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी थी? उपगुप्त ने दी थी। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिसका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। ठीक है, अशोक के पुत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि अशोक की पुत्री जो थी संघमित्रा और उसका पुत्र महेंद्र, इन दोनों को जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने श्रीलंका के अंतर्गत भेजा था। ठीक है, क्योंकि अशोक जो है खुद बौद्ध धर्म का अनुयायी था। चलिए आगे देखते हैं। भारत में शिलालेख का प्रचलन, सर्वप्रथम प्रचलन अशोक ने किया। शिलालेखों का प्रचलन भारत में किसने किया? अशोक ने किया।
अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी लिपि का प्रयोग हुआ है। ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक, ये 4 लिपियों का प्रयोग हुआ है अशोक के शिलालेखों में। और भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से, और शेष भारत यानी कि जो बाकी का भारत अभी अभी वर्तमान का भारत है, वहाँ से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अब अफगानिस्तान से आपको अरमाइक लिपि और ग्रीक लिपि के अभिलेख मिले हैं। खरोष्टी लिपि के जो अभिलेख हैं उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान से, और जो अभी का वर्तमान शेष भारत है उसे ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। ब्राह्मी मतलब संस्कृत मान सकते हैं। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है: शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। ठीक है। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 में पाटेद्री फेंथेलर ने की थी। इसकी संख्या टोटल कितनी है? 14। तो अशोक के शिलालेखों की टोटल संख्या कितनी है? 14। और इसकी खोज पाटे पाद्रेटी पेंथेलर ने की थी। तो ये आपको दो नाम आपको पाटेद्री पेंथेलर नाम रखना है, और टोटल 14 शिलालेख हैं, यह ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में पहली बार सफलता किसने प्राप्त करी थी? जेम्स प्रिंसेप ने। तो जेम्स प्रिंसेप ये एक व्यक्ति थे जिन्होंने अशोक के शिलालेखों को पढ़ पाए थे। मतलब क्या है, पहले कोई ऐसे खरोष्टी लिपि हो गई, ये लिपि हो गई, 3 लिपियों को पढ़ पाना संभव नहीं होता था सबके लिए। तो ठीक है, तो इन्होंने जो है सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त करी थी। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। कब? 1837 ईस्वी में। तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ देखिए, अशोक के जो टोटल 14 शिलालेख थे, तो इनके बारे में कुछ डिटेल हैं जिसको आपको पढ़ना है। ये वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। मैं इसमें से 11वां और कुछ अभिलेख प्रारंभ हैं, तो इसको मैं आपको बता देता हूँ जो फेमस हैं। ठीक है, इसमें देखिए पहला जो शिलालेख है इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा शिलालेख में अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा का व्यवस्था का उल्लेख किया है। तीसरे शिलालेख में राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वह हर 5वें वर्ष उपरांत दौरे पर जाएं। इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। किसमें? तीसरे शिलालेख में। चौथा शिलालेख में क्या दिया गया है? इस शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। ठीक है। 5वें शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है, और 6वें शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। 7वें और 8वें शिलालेख में अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। 9वें शिलालेख में सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। 10वें शिलालेख में अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें, यानी प्रजा के हित में कार्य करें। 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है। और जो 12वां शिलालेख है इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों की सम्मान की बात कही गई है। जो मेन इम्पॉर्टेंट है ये 13वां शिलालेख है। इसमें जो है कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में पड़ोसी राजाओं का वर्णन है। तो ये आपको इन शिलालेखों में से सिर्फ इसको मेनली याद रखना है, 13वां शिलालेख। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन किस किस शिलालेख में मिलता है, या फिर ये पूछा जाता है हृदय परिवर्तन की बात किस शिलालेख में लिखी गई है। तो ये 13वें शिलालेख के अंतर्गत लिखी गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया था। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, शिलालेखों की संख्या 14 है, 14 है, और स्तंभ लेखों की संख्या 7 है जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ हैं, जैसे कि ये देखिए प्रयाग स्तंभ लेख, यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया। दिल्ली टोपरा का स्तंभ लेख जो था, यह स्तंभ फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। दिल्ली मेरठ का जो शिलालेख स्तंभ लेख था, इसको पहले मेरठ में स्थित था। यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। रामपुरवा, यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 में कार्लायल ने की थी। चलिए आगे देखते हैं। कौशाम्बी शिलालेख में रानी का अभिलेख कहा जाता है। ये कौशाम्बी शिलालेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का छोटा स्तंभ, सबसे छोटा स्तंभ लेख रूमदेई है। ये रूमदेई नाम ध्यान रखना है आपको कि सबसे छोटा शिला स्तंभ लेख कौन सा है? रूमदेई है। इसी में लुम्बिनी में धर्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई है।
अशोक का 7वां जो अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक का जो 7वां अभिलेख है, ये सबसे लंबा अभिलेख है। इसमें बहुत ज़्यादा लिखा गया है, मतलब लंबा अभिलेख है। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। ये पॉइंट ध्यान रखना है। अशोक का सार ए कुना कंदहार अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये थे मुख्य पॉइंट अशोक और मौर्य साम्राज्य के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे और भारत में यवन राज्य जो शासक थे, इनका जो आक्रमण हुआ था यूरोपियों का, तो ये अपन पढ़ेंगे। ठीक है, विदेशी आक्रमण जो हुए थे भारत पे। तो जो मैंने पॉइंट यहाँ पे बताए हुए हैं, एक बार वीडियो को फिर से रिवाइज करके 2x पे करके सुन लीजिएगा। ठीक है, कि बार बार पढ़ने से ही याद होगा, एक बार पढ़ने से याद नहीं होगा, ये कन्फर्म है। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और बार बार वीडियो को रिपीट करके देखते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।